Hello and welcome again to my YouTube channel English Studies Ramnagar. This is Rakesh Chakravarti and today we are going to study voice. Voice is a form of verb in a sentence which points out the importance of the subject or the object. वॉइस वर्ब का वह रूप है जो वाक्य में कर्ता या कर्म की प्रधानता को व्यक्त करता है। तो एक सामान्य वाक्य में देखेंगे हम कि एक एजेंट होता है, एक्शन होता है और फिर उस एक्शन को रिसीव करने वाला एक रिसीवर होता है। इसी को हम लोग अपने शब्दों में ऐसे भी लिख सकते थे कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। एजेंट काम करता है और काम के परिणाम को जो रिसीव करता है वो रिसीवर यानी ऑब्जेक्ट हुआ। तो वाक्य में कौन इंपॉर्टेंट है, एजेंट इंपॉर्टेंट है या रिसीवर इंपॉर्टेंट है, इसी चीज को बताने वाले वर्ब के रूप को वॉइस कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग वॉइस के प्रकार पर। तो वॉइस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला एक्टिव वॉइस, जिसे हिंदी में हम लोग कर्तृवाच्य भी कहते हैं। एक्टिव वॉइस ऐसे वो फॉर्म्स हैं जहां काम करने वाला डूअर, काम करने वाला यानी एजेंट, वो इंपॉर्टेंट होता है। अगर एजेंट इंपॉर्टेंट है तो हम उस वाक्य को एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट करते हैं, एक्टिव वॉइस में व्यक्त करते हैं। तो एक एग्जाम्पल को समझते हैं। एग्जाम्पल से जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, रामू चाय बनाता है। रामू चाय बनाता है। तो अगर आप सब रामनगर से हैं और चाय के शौकीन हैं तो आप जानते होंगे रामू टी स्टॉल। चाय तो हर जगह बनती है, ये रिसीवर हम लोगों का, ये हर जगह मिलती है, हर जगह बनती है। अब रामू, यहाँ पे काम करने वाला रामू, इसको मैंने महत्वपूर्ण बनाया है इस वाक्य में कि रामू चाय बनाता है। यानी कौन सी चाय की बात कर रहे हैं हम लोग? रामू टी स्टॉल वाली चाय, ठीक है, दैट इज वेरी फेमस। तो यहाँ रामू, ये एजेंट इंपॉर्टेंट है, तो ये हम लोग का एक्टिव वॉइस में मैंने इस वाक्य को रखा है। अब इस एग्जाम्पल में अगर हम रामू को बदल दें, काम करने वाले को बदल दें, जैसे रामू के बदले अगर हम मैं लिख दें तो आप देखेंगे इसकी क्रिया भी बदल जाती है। मैं चाय बनाता हूं, मैं चाय बनाता हूं। अगर हम लोग सब्जेक्ट को बदल के कोई और लगा दें, सीता, फिर सीता चाय बनाती है। यानी एक्टिव वॉइस में वर्ब का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट यानी काम करने वाले एजेंट के अनुसार किया जाता है। ये इंग्लिश में भी ऐसा ही है। जैसे देखें, रामू मेक्स टी, यहां काम करने वाला एजेंट कौन है? रामू, और रामू के हिसाब से ही आपने मेक्स लगाया है। अब अगर रामू की जगह पे आई कर दें तो फिर वो मेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिव वॉइस में वर्ब का प्रयोग काम करने वाले के अनुसार किया जाता है। क्लियर है? तो हम लोग सेकंड पे आते हैं और वो है पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। पैसिव, यहां पर रिसीवर इंपॉर्टेंट होता है, काम करने वाला नहीं, बल्कि जो एक्शन को रिसीव करता है वो इंपॉर्टेंट है, उसे इंपॉर्टेंट दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखें बोर्ड पर, अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। अंग्रेजी पूरे विश्व में बोली जाती है। अब इस वाक्य में देखें आप, तो काम करने वाला यानी एजेंट, बोलने वाला कौन है? इस पूरे वाक्य में कहीं है ही नहीं, दिया ही नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि लोग पूरे दुनिया में
अंग्रेजी बोलते हैं। ये हो गया एक्टिव वॉइस, लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन हमने इसको पैसिव में इसलिए दिया ताकि हम अंग्रेजी विषय पर ये जो अंग्रेजी है जो कि रिसीवर है एक्चुअली, इसको इसकी प्रधानता को दिखा सकें कि अंग्रेजी है वो भाषा जो पूरे विश्व में बोली जाती है। आप यहां देखेंगे कि यहां पर वर्ब का प्रयोग इस अंग्रेजी यानी रिसीवर के हिसाब से, रिसीवर के अनुसार प्रयोग की गई है। तो पैसिव वॉइस को कैसे पहचानेंगे? तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या हो जाए कि हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में या, ये, ई के साथ जाना से बना हुआ कोई भी शब्द हो तो वो वाक्य पैसिव वॉइस होगा। जैसे यहाँ मूल क्रिया है बोलना, उसमें लगा हुआ है ई और अंतिम में लगा हुआ है जाती है। ई जाती है, ये जो जाती है ये जाना से बना हुआ शब्द है। तो इस तरह की क्रिया, इस तरह के वाक्यांत होंगे तो वो एक पैसिव वॉइस होगा। अंग्रेजी के वाक्य को पहचानना है, आप आसानी से उसको वर्ब फॉर्म से पहचान सकते हैं। अगर बी के किसी भी रूप के साथ वर्ब का तीसरा रूप लगा हुआ है तो वो एक पैसिव वॉइस है। अब बी के भिन्न रूप कौन कौन से हैं? इज, आर, एम, वॉज, वर, बी, बिन और बीइंग। इनमें से किसी के साथ अगर वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल रूप लगा हुआ है तो वो एक पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो यहां हमने देखा एक्टिव और पैसिव को पहचानना। अब हम आएंगे कि हम पैसिव का प्रयोग कहां करते हैं, स्पेशली किस परिस्थिति में हम पैसिव को यूज करते हैं। तो आइए इसको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं, देखते हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूज ऑफ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का प्रयोग कहां करते हैं? तो मैंने बताया था आपको 3 कॉमन सिचुएशंस हैं जहां पे हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं, स्पेशली इन रिटन इंग्लिश। ऑलवेज रिमेंबर दैट इन स्पोकन इंग्लिश वी यूज लेस पैसिव, we mostly talk in active, but while we write in passive. Now here are the 3 situations where we use the passive voice. 3 परिस्थितियां मैंने यहाँ लिखी हुई हैं जहां पे हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। Let us see the first, where the agent is less important. जहां काम करने वाला वो कम महत्वपूर्ण हो, वैसे वाक्यों में, वैसी परिस्थिति में हम पैसिव वॉइस का ही प्रयोग करते हैं। वैसी स्थिति में हम पैसिव वॉइस को यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने वहां पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। लेट अस रीड द एग्जांपल फर्स्ट। द एग्जांपल इज अ न्यू ब्रिज हैज बीन बिल्ट इन रामनगर। A new bridge has been built in रामनगर। रामनगर में एक नया पुल बनाया गया है। Now it is not important who built it. The importance has been given to the bridge, the new bridge. This is important. Okay. Second situation पे आते हैं। The second situation reads The agent is unknown. अगर काम करने वाला अननोन हो, उसको कोई जानता नहीं हो, तो वैसी स्थिति में भी उसको लिखने की जरूरत नहीं होती, उसको हम पैसिव वॉइस में व्यक्त करते हैं। जैसे एक एग्जांपल बोर्ड पे है, My camera was stolen last year. My camera was stolen last year. जैसा कि आप सब जानते ही हैं, गत वर्ष मेरा कैमरा चोरी हो गया। Now I don't know who stole my camera. Okay, and whoever he may be, what was important for me was my camera. My camera was stolen. This is important for me. Okay, तो इसको हमने पैसिव में यहाँ लिखा कि गत वर्ष मेरा कैमरा चोरी हो गया। The third situation is the agent is known to all. If the agent, काम करने वाला, वो सबको मालूम है तो फिर लिखने की जरूरत नहीं होती। तो फिर ऐसे वाक्यों को हम लोग आमतौर पर पैसिव वॉइस में व्यक्त करते हैं। और
मोस्टली ये अपने काम से ही पहचान में आ जाते हैं एजेंट्स। तो ऐसे कार्य को भी हम पैसिव में ही व्यक्त करते हैं, जहां काम करने वाले को उसके काम से पहचान लिया जाए। जैसे पढ़ाने के लिए शिक्षक, खेती करने के लिए किसान, ठीक है, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस। तो कुछ ऐसा ही है। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। अ थीफ was arrested last night. गत रात, पिछली रात एक चोर को गिरफ्तार किया गया। Now here everybody knows who arrests. सबको मालूम है गिरफ्तार कौन करता है। It is the police. Now the thief was arrested. This thief is important right here. Okay? तो ये तीन परिस्थितियां हैं जहां पे हम मोस्टली पैसिव वॉइस को यूज करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में हम इन्हें जनरली एक्टिव में ही बोलते हैं। अगर हम किसी से बात करनी है तो हम ऐसे ही बोलते हैं, दे हैव ब्यूल्ड अ ब्रीज इन रामनगर। अगेन समवन स्टोल माय कैमरा लास्ट ईयर। अगेन द पुलिस arrested a thief last night. So this is how we speak in English. We speak mostly in active voice in English, but whenever we write, we use the passive voice form. Okay, so this is all about the passive voices, and now we will have to learn about how to interchange into active and passive. एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं। आइए बढ़ते हैं इसमें आगे। यहां देखें, हम लोग इसके दो स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। दिस इज द ए फर्स्ट वन। यहाँ एक्टिव में हम देख रहे हैं कि यहाँ सब्जेक्ट है एक्चुअली, जो कि एजेंट होता है, काम करने वाला। ये V1, V5 या V2 है जो कि हमारा एक्शन है, और ये है ऑब्जेक्ट जो कि वास्तव में हमारा रिसीवर है। तो अगर अब हम इसको अगर चेंज करते हैं पैसिव में, तो व्हाट वी हैव टू डू इज फर्स्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को हम लाएंगे यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, यानी रिसीवर को यहाँ लाएंगे, लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में था, उसको आप सब्जेक्ट के फॉर्म में रखेंगे। अगर V1 या V5 यूज हुआ है, V1 या V5, तो आप यूज करेंगे is, are या am अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट, ठीक है। और अगर V2 यूज हुआ है तो आप यूज करेंगे was या were। इसके बाद यहाँ जो भी एक्शन है उस एक्शन को verb 3 में बदल देंगे, V3, और एजेंट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, यानी यहां पर ये एजेंट जो है वो बाय प्लस ऑब्जेक्ट रूप में आएगा, ठीक है। तो अब एक जानने वाली बात यहां आती है कि जब आप सब्जेक्ट के फॉर्म को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म को सब्जेक्ट के फॉर्म में बदलते हैं तो प्रोनाउंस के रूप बदलते हैं। एक्चुअली याद रखेंगे, नाउन्स डू नॉट चेंज, नाउन नहीं बदलते। अगर राम है यहाँ तो यहाँ भी राम होगा, मोहन है यहाँ तो यहाँ भी मोहन ही होगा, वो नहीं बदलता। लेकिन बाकी प्रोनाउंस जो है वो चेंज होते हैं, उनको देखना होगा कि अगर आई है तो वो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मी, और अगर मी है तो वो सब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज हो जाएगा आई, ठीक है। ठीक वैसे ही वी है तो वो चेंज हो जाएगा अस में, यू डजंट चेंज, ही हिम में, सी हर में, दे देम में, इट में। याद रखना है कि नाउन नहीं बदलता है। अब हम लोग का ये एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब इस पे एक एग्जांपल हम लोग बना के देखते हैं। एक एग्जांपल रखते हैं, जैसे आई थैंक हिम। हियर एजेंट इज आई, एक्शन इज थैंक, एंड रिसीवर इज हिम, ठीक है। तो आई सब्जेक्ट हो गया, और ये थैंक कौन सा एक्शन हो गया, वर्ब का रूप है ये V1, और ऑब्जेक्ट है रिसीवर हम लोग का है हिम। तो जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इन पैसिव वॉइस विल ब्रिंग हिम हियर, रिसीवर को यहां लाएंगे, रिसीवर ये आएगा यहाँ पे रिसीवर,
तो हिम को लाएंगे या हिम, हिम ऑब्जेक्ट फॉर्म है, इसको सब्जेक्ट फॉर्म में लाएंगे तो हो जाएगा ही। अब यहाँ V1 लगा हुआ है, V1 तो हमको यूज करना होगा इज, आर या एम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो ही के साथ लगाएंगे हम लोग इज। अब जो एक्शन है यानी थैंक, इसका V3 फॉर्म यूज करना है, तो थैंक का V3 थैंक्ड। और एजेंट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखना है, बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। तो एजेंट हमारा है आई, आई सब्जेक्ट का फॉर्म है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखना है तो हो जाएगा मी, यानी बाय मी। ही इज थैंक्ड बाय मी। नाउ द सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट्स बी। यहां पे बी में देखेंगे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के साथ V1, V3 या V4 में से कोई एक होगा, और फिर ऑब्जेक्ट यानी एजेंट, हेल्पिंग वर्ब, एक्शन और फिर रिसीवर। ठीक है, तो हम जब चेंज करेंगे तो ये जो हमारा रिसीवर है, यही रिसीवर यहां आ जाएगा, और हमारा जो एजेंट है वो एजेंट चला जाएगा यहां। ठीक है, अब जो जिस सेट का हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया होगा उसी सेट के हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब का अपना एक सेट हो गया, इज, आर, एम, ये एक सेट हुए, और जैसे अगर यहाँ इज लगा हुआ है तो यहाँ पे इज, आर या एम में से कोई एक हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर वाज या वेयर लगा हुआ है तो वाज या वर, हैज या हैव, हैड इंडिविजुअल है, विल या शैल, या फिर कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी, कैन, मे, शुड, नीड, मस्ट एक्सेट्रा। तो रिसीवर को यहां ले आएंगे सब्जेक्ट रूप में, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब अगर V1 दिया है तो आप बी लगाएंगे, V3 है तो बिन लगाएंगे, और V4 है तो बीइंग लगाएंगे। यहां पर इसको समझना होगा, अगर V1 है तो बी, V3 है तो बिन, और V4 है तो बीइंग। ठीक है, और वर्ब के थर्ड रूप यानी V3 फॉर्म यूज करेंगे यहां, और फिर एजेंट को बाय प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। एक एग्जांपल आपके सामने करते हैं, यहां देखें, he is helping them। जरा ध्यान दें, ये he हमारा एजेंट हुआ, them रिसीवर है, helping V4 है, और is helping verb है। तो जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें रिसीवर से शुरू करना है, रिसीवर देम है, तो देम को जब सब्जेक्ट रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा दे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज लगा हुआ है, तो इज के सेट पे इज, आर या एम होता है, दे के साथ हम यूज करेंगे आर। यहाँ V4 लगा हुआ है तो हम यूज करेंगे बीइंग। उसके बाद इस हेल्प का थर्ड यूज करेंगे हेल्प्ड, और तब बाय प्लस एजेंट, बाय, और हमारा एजेंट है ही को जब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लेंगे तो हिम। दे आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करें, और इसके सेकंड पार्ट के साथ हम उन सारी समस्याओं को वहां पर शॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और पसंद आने पर लाइक का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।